हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम स्ट्रेटेजिक एचआरएम के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है, जो कि चैप्टर 3 है एंड आई डोंट नो द बुक नेम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जानेंगे कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इंपॉर्टेंट क्यों होती है सारी मैनेजर्स के लिए, ठीक है। सो द फर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग गाइड्स मच ऑफ व्हाट इज़ डन बाय ऑल टू अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ठीक है। तो ये बेसिकली गाइड कर रही होती है किसको, पूरे फर्म को गाइड कर रही होती है कि ऑर्गेनाइजेशन गोल किस तरह अचीव करें, ठीक है। तो इसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट होती है। दूसरा, डिसीजन मेड बाय मैनेजर्स डिपेंड ऑन द गोल्स सेट एट ईच ऑर्गेनाइजेशन लेवल इन सपोर्ट्स ऑफ हायर लेवल गोल्स, ठीक है। अब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, इसलिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बेसिकली कैसे हैं, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग लॉन्ग टर्म प्लानिंग को कहते हैं कि एक कंपनी अपने आप को 10 साल के अंदर या 15 सालों के अंदर कहाँ देखना चाह रही है, ठीक है। सो दैट इज़ स्ट्रेटजी। अब हर चीज़ तो हलवा तो नहीं है जो मतलब 2 मिनट में अचीव हो जाए। तो कंपनीज को स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती हैं चीज़ों को अचीव करने के लिए, ठीक है, या लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास पीटर डक्कर है जिन्होंने कहा है कि मैनेजमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूशन, मैनेजर्स आर जज बाय एक्सटेंट टू विच यू अकम्प्लिश योर यूनिट गोल, ठीक है। अब यूनिट यानी कि डिपार्टमेंट्स, ठीक है। डिपार्टमेंट जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, सप्लाई चेन डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट हो गया। तो ये जो इनके जो लाइन मैनेजर्स होते हैं, लाइन मैनेजर्स कहते हैं हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट को, ठीक है। ये जज किए जाते हैं कि उनका डिपार्टमेंट किस तरह परफॉर्म कर रहा है। अगर वो डिपार्टमेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो मैनेजर्स अच्छे हैं, ठीक है। और अगर उनका डिपार्टमेंट बुरा परफॉर्म कर रहा है सो दैट मीन्स मैनेजर्स आर बैड, ठीक है। सो अब हम ट्रेडिशनल और अच्छा स्ट्रेटजी को बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब बैरियर्स, ये शॉर्ट टर्म्स बैरियर्स कुछ होते हैं, इन्हें भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। शॉर्ट टर्म मेंटेलिटी, फोकस ऑन करंट परफॉर्मेंस, ये शॉर्ट ऐसे बैरियर्स जो कि स्ट्रेटजी के एचआर को, एचआर के लिए जो एक मुसीबत या ऑब्स्टिकल बन के रह जाते हैं, ठीक है। जैसे एक एचआर का शॉर्ट टर्म थिंकिंग करना, ठीक है, करंट परफॉर्मेंस को खाली देखना, जज करना और ये सब, ठीक है। और फिर इनएबिलिटी ऑफ एचआर टू थिंक स्ट्रेटेजिकली, दूसरा के एक एक एचआर बंदे के पास इतना इतना माइंडसेट ही नहीं है कि वो स्ट्रेटेजिकली सोच सके, ठीक है। लैक ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ व्हाट एचआर कैन कंट्रीब्यूट, दूसरा अगर सीईओ या जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो उनको इतना पता नहीं हो कि स्ट्रेटेजिक एचआरएम कहते किसे हैं, और उनको एचआर डिपार्टमेंट को वो लोग अप्रिशिएट ना करें, सो दैट इज़ अगेन दी ऑब्स्टिकल फॉर द स्ट्रेटेजिक एचआरएम, ठीक है। फेलियर टू अंडरस्टैंड द जनरल मैनेजर्स रोल एज एन एचआर मैनेजर बनकर अगर आप जनरल मैनेजर के रोल को समझ ना सके, सो दैट अगेन द बैरियर्स, इट इज़ अ बैरियर फॉर यू टू थिंक स्ट्रेटेजिकली। उसके बाद है डिफ़िकल्टी इन क्वांटिफाइंग मैनी एचआर आउटकम्स, एचआर आउटकम्स को काफ़ी देखना या क्वांटिफाइंग करना, यानी कि उनको नंबर्स में मेजर करना, ठीक है, काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया आपके लिए, ठीक है। तो दैट इज़ अगेन द ऑब्स्टिकल फॉर स्ट्रेटेजिक एचआरएम, ठीक है। इंसेंटिव फॉर चेंजेस दैट माइट रेज परसेप्शन ऑफ ह्यूमन एसेट एज हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सो दीज ऑल आर द बैरियर्स फॉर द स्ट्रेटेजिक एचआरएम। नाउ कम्स टू दी स्ट्रेटेजिक एचआरएम रिसोर्स मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक एचआरएम रिसोर्स मैनेजमेंट होती क्या है, ठीक है। दिस इज बेसिकली फॉर्मुलेटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग ह्यूमन रिसोर्स policies and practices that produce the employees competences and behavior that need to achieve its strategic goal, ठीक है। competences कहते हैं एबिलिटी को, एम्प्लॉयज़ की एबिलिटी को, ठीक है। एंड बिहेवियर यानी कि स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब सिंपल ये है कि ऐसी पॉलिसीज़ और ऐसी प्रैक्टिसेस को फॉर्मुलेट करना, यानी कि बनाना, कि जिससे एम्प्लॉय की ये एबिलिटी बन जाए और एम्प्लॉय का ऐसा बिहेवियर हो जाए जो कि स्ट्रेटजिक गोल को अचीव करने के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है, जो कि स्ट्रेटजिक गोल को अचीव करने के लिए चाहिए, ठीक है। तो ऐसी प्रैक्टिसेस और पॉलिसीज़ बनाना जिससे एक एम्प्लॉय के पास ऐसी एबिलिटीज़ आ जाए, ठीक है। पॉलिसीज़ प्रैक्टिसेस में क्या क्या चीज़ें आ जाती है, ट्रेनिंग, ठीक है, एनवायरनमेंट, और पॉलिसीज़ में कंपनसेशन पॉलिसीज़, किन किन को कंपनसेट करना चाहिए, किन को नहीं करना चाहिए, किन किन को बोनस देना चाहिए, किन्हें नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पॉलिसीज़ और प्रैक्टिसेस में आ जाती हैं, ठीक है। तो ऐसी पॉलिसीज़ या प्रैक्टिसेस बनाना जिनसे एम्प्लॉयज़ की एबिलिटी बढ़े और वो एम्प्लॉय इस तरह बिहेव करे जिस तरह हमें हमारा जो स्ट्रेटजिक
गोल को अचीव करने के लिए जो बिहेवियर और जो एबिलिटी चाहिए वो एक एम्प्लॉय के अंदर, हमारे एम्प्लॉय के अंदर आ जानी चाहिए, ठीक है। नाउ दिस HR स्ट्रेटजी मॉडल, ठीक है। अब HR स्ट्रेटेजिक मॉडल से हमें ये पता लगता है कि कौन सी कंपनीज को प्रैक्टिसेस अपनानी चाहिए, कौन सी पॉलिसीज रखनी चाहिए जिनसे हमारे पास उस तरह के लोग आ जाएं, उस तरह के एम्प्लॉयज़ आ जाएं जिस तरह के एम्प्लॉयज़ एक स्ट्रेटेजिक गोल को अचीव करने के लिए चाहिए, ठीक है। अब HR, यहाँ पे HR की इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़रूरी होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक CEO को तो नहीं पता ना कि उसके कंपनी के अंदर कितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उसको बेयरली उनके नाम भी पता हो, ठीक है। लेकिन HR के पास, HR वालों के पास सारा डेटा मौजूद होता है, ठीक है। उनको पता होता है कि कौन से एम्प्लॉयज़ हैं हमारे पास, कौन से नहीं है, ठीक है। सडनली कोई अगर CEO कोई ऐसी गोल के साथ आ गया, कोई ऐसे गोल के साथ आ गया कि भाई हमें ये करना है या हमें वो करना है, तो डायरेक्ट HR वाले बोल सकते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास इस तरह के एम्प्लॉयज़ नहीं है, ठीक है। या CEO उन्हें बता सकता है कि भाई मुझे ये करना है, मेरा गोल ये है। तो HR फिर बंदोबस्त करेंगे कि भाई हम इस तरह के एम्प्लॉयज़ लेकर आएँ, ठीक है। तो HR की इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़रूरी होती है जब प्लानिंग कर रहे होते हैं या जब स्ट्रेटेजिक गोल बना रही होती है एक ऑर्गेनाइजेशन अपना, तो HR की काफ़ी ज़रूरत होती है उस पर, ठीक है। कि बेसिकली HR आर द वन हु आर लिंक्ड विद एम्प्लॉयज़, ठीक है। इसको थोड़ा हम जूम इन करके देखते हैं। कंपनीज स्ट्रेटेजिक गोल, फिर आता है हमारे पास एम्प्लॉयज़ competencies एंड बिहेवियर रिक्वायर्ड टू behavior required for a company to achieve the strategic goal, ठीक है। तो अब ये डिपेंड करता है HR की पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस पर, ठीक है। वो कौन सी स्ट्रेटेजिक एंड लीगल इन्वायरमेंट रखते हैं, क्या प्लानिंग और रिक्रूटमेंट और सेलेक्टिंग किन किन एम्प्लॉयज़ की करते हैं, ठीक है। और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड देन कंपनसेटिंग एंड टोटल रिवॉर्ड्स, एम्प्लॉय एंड लेबर रिलेशंस, ठीक है। तो ये सारी जो कि हैं कि हमारे पास पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है। रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द एम्प्लॉय कॉम्पिटेंसीज एंड बिहेवियर, ठीक है। ये सारी तमाम पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस, जितनी जो भी रिक्वायरमेंट है हमारी एक एम्प्लॉय की एबिलिटी बनाने में और उसका ऐसा बिहेवियर बनाने में जिससे हमारी स्ट्रेटेजिक गोल अचीव हो जाए, ठीक है। और इन पॉलिसीज़ में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, इन पॉलिसीज़ में इंक्लूड है स्ट्रेटेजिक एंड लीगल इन्वायरमेंट, कौन सा स्ट्रेटेजिक और लीगल इन्वायरमेंट होना चाहिए, कौन सी प्लानिंग और रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, ठीक है। किन किन बंदों को रिक्रूट करना चाहिए, किन किन को सेलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उनकी किस तरह ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करानी चाहिए, ठीक है। कंपनसेशन एंड टोटल रिवॉर्ड, अगर उनको किस किस काम पे कंपनसेट करना चाहिए, ठीक है, किन किन काम पे उन्हें कंपनसेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। ले एम्प्लॉय एंड लेबर रिलेशंस, और एम्प्लॉय के और लेबर रिलेशंस के किस मतलब एम्प्लॉय और लेबर रिलेशंस किस तरह होने चाहिए, ठीक है। सॉरी, दैट इज एम्प्लॉयज़ एंड लेबर रिलेशन इज़ बेसिकली दी लेबर मैनुअल, जो मैनुअल वर्क करता है, ठीक है। मैनुअल वर्क करता है यानी कि जो ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो कि क्लीनिंग वगैरह का काम करते हैं, उनका एम्प्लॉयज़ के साथ किस तरह रिलेशनशिप मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। ये मॉडल ये बताता है, अच्छा स्ट्रेटजिक मॉडल। अब hierarchy of goals in well-run companies, the goal from the top of the organization down to the bottom forms an unbroken chain, ठीक है। ये नहीं होता है कि बस एक गोल बना दिया, सबको पता है कि भाई ये हमारा गोल है, ठीक है। अब क्या होता है, इनकी पूरी एक गोल्स की पूरी हायरार्की होती है, ठीक है। अब टॉप मैनेजमेंट गोल बना देती है, ठीक है। उसके बाद फिर आते हैं हमारे जो लोअर मैनेजर्स हैं, वो भी उनका भी अपना एक गोल बनता है, ठीक है, जो उनके टॉप मैनेजमेंट के गोल के साथ अलाइन करता है यानी कि उनके साथ रिलेट करता है, ठीक है। फिर उसके बाद फंक्शनल लेवल पे गोल्स आ जाते हैं। फंक्शनल लेवल पे गोल्स यानी कि HR डिपार्टमेंट, नहीं सॉरी, फाइनेंस डिपार्टमेंट का क्या गोल है, ठीक है। अब जो उनका जो गोल है वो हमारे जो स्ट्रेटेजिक गोल है, जो लॉन्ग टर्म गोल है, उनके साथ अलाइन कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। फंक्शनल गोल आ गए, फिर हमारे जो है वो बिज़नेस लेवल पे गोल्स आ जाते हैं, और उसके बाद हमारे जो ओवरऑल कॉर्पोरेट का गोल है, ठीक है, ओवरऑल कंपनी का गोल, उसके बाद पूरी एक अनब्रोकन चेन होती है, हायरार्की होती है, ठीक है। और ये जितने भी गोल्स, जब फंक्शनल लेवल के गोल अचीव होंगे और इन सब के गोल अचीव होंगे, तभी जाकर हमारा कॉर्पोरेट लेवल पे जो गोल है वो अचीव होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कैसे किस तरह ये
गोल्स फॉर्मुलेट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे कि भाई प्रेसिडेंट है, उसने गोल सेट किया कि हमारे पास सेल्स डबल करनी है और रेवेन्यू 16 मिलियन चाहिए इन फिजिकल ईयर 2011 में हमें इतना 16 मिलियन रेवेन्यू चाहिए, ठीक है। अब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सेल क्या करेगा, फिर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ प्रोडक्शन क्या करेगा, फिर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स क्या करेगा, ठीक है। अब ये भी लोग भी अपने अपने गोल सेट करेंगे, जो कि इनके जो गोल्स होंगे वो ये इस वाले गोल के साथ मैच करेंगे, अलाइन करेंगे, ठीक है। सो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सेल ने क्या किया, उसने कर दिया डबल सेल्स इन ईस्ट वेस्ट एंड साउथ रीजन। उसने अपना गोल बना लिया कि भाई मुझे डबल करनी है अपनी सेल्स ईस्ट में और वेस्ट में और साउथ रीजन्स में, ठीक है। ये प्रेसिडेंट ऑफ सेल्स मैनेजर ने बना लिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सेल्स ने बना लिया है कि भाई ये गोल है हमारा। अब इसके अंडर में जो काम करेंगे वो अपना अपना गोल बनाएंगे कि हमें इस एरिया में इतनी इतनी सेल्स करनी है, ठीक है। वो फिर उनका गोल हो जाएगा। अब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ प्रोडक्शन ने क्या करा, एड वन न्यू प्रोडक्शन लाइन एट प्लांट, ठीक है। अब वाइस प्रेसिडेंट को पता है कि भाई हमारा जो स्ट्रेटेजिक गोल है, ओवरऑल गोल है, वो हमें अपना सेल्स डबल करनी है ताकि 16 मिलियन रेवेन्यू जनरेट हो जाए। तो अब वो क्या करेगा, अब उसने नया प्रोडक्ट निकालेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगा, ठीक है। तो ऐसे मतलब इस तरह वर्क करेगा ताकि वो जो ओवरऑल गोल है कंपनी का वो अचीव हो जाए, ठीक है। तो वो इस तरह अपने गोल्स बनाएगा और फिर अपने जो उसके जो अंडर में जो लोग होंगे उनको भी फिर इस तरह के टास्क देगा जिनसे इसका गोल अचीव हो जाए, या उनको बोलेगा कि भाई मेरा ये गोल है, तो वो अपने गोल्स बनाएंगे, ठीक है, ताकि वो जो उसका वाइस प्रेसिडेंट ऑफ प्रोडक्शन का जो गोल है वो अचीव हो जाए, ठीक है। और उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स क्या करेगा, एट ट्रेन 6 सेल्स पीपल। उसने उसको पता चल गया कि भाई ऊपर जो टॉप मैनेजमेंट का जो गोल है वो भाई सेल्स बढ़ाने का, डबल करने का है। तो अब मैं क्या करूँ, अब वो क्या करेगा, वो रिक्रूट करेगा। उसने 6 नए सेल्स पीपल को ट्रेन कर दिया कि भाई जाओ जाके सेल्स करो, ठीक है। सो सब ने जो है अपना अपना गोल बना लिया, और वो जो जिन्होंने और वो जो सब ने अपना अपना गोल बनाया है वो उन सब का गोल जब अकम्प्लिश हो जाएगा तो ओवरऑल गोल भी ऑटोमेटिकली अकम्प्लिश हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि सेल्स मैनेजर ने साउथ रीजन ने हायर 4 न्यू सेल्स पीपल, उन्होंने 4 न्यू सेल्स पीपल हायर किए ताकि साउथ रीजन में सेल्स बढ़ जाएं, ठीक है। उन्होंने ट्रिपल सेल्स टू गवर्नमेंट एजेंसी, उन्होंने आउटसोर्स करा लिया गवर्नमेंट एजेंसी से, ठीक है। सेल्स मैनेजर वेस्ट रीजन, उन्होंने मूव 6 नवेडा सेल्स पीपल टू कैलिफोर्निया मार्केट, उन्होंने कैलिफोर्निया मार्केट में शिफ्ट कर दिया, जो कि वेस्ट रीजन में आती हैं, ताकि वेस्ट रीजन में सेल्स बढ़ जाएँ, ठीक है। तो ये सेल्स मैनेजर जो इस वाइस प्रेसिडेंट के अंडर काम कर रहे थे, उन्होंने अपनी अपनी स्ट्रेटजीज बनाई, अपने अपने गोल्स बनाए और अब वो उन पे काम करेंगे, ठीक है। अब इसी तरह ही उन्होंने रिक्रूटमेंट मैनेजर को बोला कि भाई आइडेंटिफाई एंड अट्रैक्ट 20 गुड सेल्स कैंडिडेट, हमें 20 गुड सेल्स कैंडिडेट चाहिए। जब ये सेल गुड कैंडिडेट लेकर आएगा इसके पास तो ये देगा इनको, ठीक है। जब ये इनको देगा ताकि क्या कहते हैं ये जो कि आगे सेल्स बढ़ा दे, ठीक है। अब ट्रेनिंग मैनेजर को ट्रेन 6 न्यू सेल्स पीपल एंड रिटेन ऑल अदर विद इन 4 मंथ्स, ठीक है। अब ट्रेनिंग मैनेजर को बोल दिया कि भाई 6 न्यू सेल्स पर्सन को हमें ट्रेन करवा कर दो ताकि काम पर लग जाए और सेल्स ओवरऑल सेल्स जो है हमारे डबल हो जाए और 16 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट हो जाए फॉर द ईयर ऑफ 2011, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्लानिंग प्रोसेस की, ठीक है। So people make plans every day, often without giving it a thought. We plan our routes to school, what courses to take, and what to do on Saturday night. Underlining all those plans, however, is an often unstated. Unstated का मतलब होता है unconscious planning process. Once implemented, plans must be evaluated to see if they must be revised to be better fit. ठीक है। सो हम अनकॉन्शियसली हमेशा प्लानिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम आने वाले हैं तो एग्ज़ाम से एक हफ्ता पहले स्टडी करना है या एग्ज़ाम की रात को स्टडी करना है, ठीक है। सो दैट इज़ यू मेकिंग प्लान्स, ठीक है। अब 1 घंटे में कितने चैप्टर कवर करने, ठीक है। एग्ज़ाम के एक हफ्ते पहले कितने कितने दिन पढ़ना है, मंडे को पढ़ना है, ट्यूसडे को पढ़ना है, चलो वेडनेसडे को रेस्ट ले लूँगा फिर भी कवर हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज अगेन प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। इसमें क्या करते हो आप, ऑब्जेक्टिव सेट करते हो, भाई इस दिन ये होना चाहिए, इस दिन वो होना चाहिए, ठीक है। तो कभी कभी आप अनकॉन्शियसली भी प्लानिंग करते हो, ठीक है।
लेकिन इन मैनेजमेंट हमें हमेशा या तो फिर हम मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव प्लानिंग करते हैं, ठीक है, या तो फिर हम बेसिक प्लानिंग के मेथड से हम प्लानिंग कर रहे होते हैं इन मैनेजमेंट, ठीक है। अब द प्लानिंग प्रोसेस, ये बेसिक प्लानिंग प्रोसेस क्या होता है बेसिकली, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेट करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव कि हमें क्या अचीव क्या करना है, ठीक है। अब उसके बाद हम मेक फोरकास्ट एंड चेक अजम्पशंस, ठीक है। फोरकास्ट करना, हम प्रेडिक्ट करते हैं कि भाई कितने कितने टास्क कितने कितने दिन में होने चाहिए, ठीक है। फिर हम उसके हिसाब से असाइन करते हैं लोगों को कि भाई आपका टास्क इतने दिन में होना चाहिए, आपका टास्क इस दिन होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह हम उनको असाइनमेंट्स दे देते हैं और फिर हम ये प्रेडिक्ट करते हैं कि भाई अगर ये इतने साल में या सॉरी इतने दिनों में अगर ये काम हो जाता है तो हमें जो कि अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लूँगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर फोरकास्ट करते हो, फोरकास्ट का मतलब प्रेडिक्ट करते हो और फिर देखते हो कि आपके कितने कितने टास्क हैं, ठीक है, और फिर उनको आप बांट देते हो। फिर आप डिटरमिन एंड डेवलप अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, ठीक है। फिर आप डिटरमिन करते हो और डेवलप करते हो अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस को, यानी कि अब जो जो आपने टास्क दिए हैं और या जो आपने जो चीज़ें बोली कि भाई ये निकालना है, ये सॉल्यूशन निकालना है या ये करना है, तो आप उसके फिर अल्टरनेटिव भी डेवलप करते हो। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि भाई मैं वेडनेसडे को नहीं, मंडे को स्टडी करूँगा, ठीक है। मैं मंडे को भी स्टडी कर सकता हूँ, ट्यूसडे भी कर सकता हूँ, क्योंकि फ्राइडे को पेपर है, तो अ, मैं थर्सडे को भी कर सकता हूँ, वेडनेसडे भी कर सकता हूँ। सो व्हाट आर दीज आर दी अल्टरनेटिव, ठीक है। मैं क्या करूँ, मैं अल्टरनेटिव दिन बना रहा हूँ, अल्टरनेटिव दिन रख रहा हूँ कि ठीक है, मंडे को अगर स्टडी नहीं कर पाया तो ट्यूसडे को कर सकता हूँ, वेडनेसडे को कर सकता हूँ, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, मैं इवेल्युएट करूँगा, यानी कि वैल्यू दूंगा, ठीक है। व्हाट देन आई विल बी डूइंग, आई विल बी इवेल्युएटिंग देम। अच्छा, मैं अब पहले ये वाला बताऊँ, मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। मेक फोरकास्ट एंड चेक अजम्पशन, यानी कि प्रिडिक्ट व्हाट शुड बी डन इन द फ्यूचर। आप क्या क्या करना चाहिए आपको फ्यूचर में आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, ठीक है। तो उसका सिंपल मतलब ये है, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया था, तो मैंने अब रियलाइज़ किया कि इसको मैंने कॉम्प्लिकेटेड कर लिया है, तो उसकी वजह से मैंने इसको फिर से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। सो यहाँ पर वापसी आ जाते हैं, इवेल्युएट दी अल्टरनेटिव, यानी कि अब जैसा कि मैंने बताया, आप इवेल्युएट करते हो कि भाई ये भी हो सकता है, अगर मैं ये ना करना चाहूँ तो ये भी मेरे पास ऑप्शन है, ठीक है। अब ऑप्शन तलाश करते हो बेसिकली, ठीक है। पहले आपने ऑप्शन तलाश किया, फिर आप इवेल्युएट करते हो, तो जैसे कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल फ्राइडे को पेपर है, तो मैं अगर मंडे को पढ़ूंगा तो फ्राइडे तक तो भूल जाऊंगा, तो ये तो बेकार ऑप्शन रहा। अगर मैं थर्सडे को स्टडी करूँ तो मैं फ्राइडे को मुझे स्टिल दिमाग में चीज़ें रिमेंबर रहेंगी, तो फ्राइडे इज़ द बेस्ट। तो मैं अपना फ्राइडे वाला अल्टरनेटिव सेलेक्ट करूँगा, फिर उसको मैं इंप्लीमेंट करूँगा, इवेल्युएट योर प्लान, उसके बाद फिर मैं इंप्लीमेंट करने के बाद अपना प्लान को इवेल्युएट करूँगा। सो दिस इज़ दी ओवरऑल प्लानिंग प्रोसेस, ठीक है। सो इस प्लानिंग वैसे हम कॉर्पोरेट की अगर उसमें देखें, कॉर्पोरेट की व्यू में देखें, तो यहाँ पर हर तरह का प्लान होता है, उनके पास अलग अलग प्लान होता है, ठीक है। पहले यहाँ पे फाइनेंशियल प्लान, ठीक है, फिर प्रोडक्शन प्लान, आई एम नॉट टेलिंग इट इन सीक्वेंस, ठीक है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव समरी आती है, फिर विजन मिशन, फिर कॉर्पोरेट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्या है, फिर मार्केट एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, दैट इज सॉट एनालिसिस, ठीक है, फिर बिजनेस स्ट्रेटजीज एंड मार्केटिंग प्लान, ठीक है, फिर प्रोडक्शन प्लान, एंड देन वी हैव एवरी काइंड ऑफ प्लान, ठीक है। So do read this, then you will understand what kind of plans or how companies plans at each of its level, ठीक है। सो अब हम बात करेंगे हाउ मैनेजर्स सेट ऑब्जेक्टिव, स्मार्ट गोल्स मैनेजर्स ऑब्जेक्टिव कैसे सेट करते हैं, ठीक है। तो वो सबसे पहले जो भी उनका ऑब्जेक्टिव होता है वो पहले देखते हैं कि वो स्मार्ट है कि नहीं है, ठीक है। तो स्मार्ट होने का मतलब कि वो बेसिकली स्मार्ट यानी कि अच्छा है, वैसा नहीं। स्मार्ट का मतलब यहाँ पर क्या वो स्पेसिफिक है, क्या वो मेजरेबल है, क्या वो अटेनेबल है, क्या वो रेलिवेंट है, या क्या वो टाइम बाउंड है, ठीक है। यानी कि वो जब भी गोल सेट करते हैं तो हमेशा यही सोचते हैं कि जो मैंने गोल सेट किया वो क्या वो स्पेसिफिक है, क्या मैं उस गोल को मेजर कर सकता हूँ, क्या मैं उसे अटेंड कर सकता हूँ, क्या वो अटेनेबल है, क्या वो रेलिवेंट है, क्या वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन से मैच करता है, मेरी बिजनेस से मैच करता है वो गोल, ठीक है। या इस वक्त उस गोल का ट्रेंड है नहीं है, अगर मैं इसे अचीव करूँगा तो मुझे कोई फ़ायदा होगा नहीं होगा, ठीक है। और टाइमली कि मैं उससे ये मैं मेजर कर सकूँ कि मैं कितने वक्त तक इसको अचीव कर लूँगा, ठीक है। क्योंकि कुछ ऐसे गोल होते हैं जो लंबे अरसे तक चलते हैं, तो दीज आर नॉट
स्मार्ट गोल्स, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल MBO, ठीक है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के बारे में, ठीक है। आप मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का इस्तेमाल करते हुए अपनी ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन MBO प्रोसेस बेसिकली ये सजेस्ट करता है कि सबसे पहले आपने ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन गोल्स बनाने हैं, ठीक है। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन गोल्स है आपने सब के सब आप कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। फिर सेट डिपार्टमेंटल गोल्स, सपोर्टिंग गोल्स होते हैं। तो बेसिकली MBO में डिफरेंट क्या होता है, MBO ये सजेस्ट करता है कि जितने भी सुपरवाइजर्स हैं और सब ऑर्डिनेट्स हैं जो सुपरवाइजर के अंडर काम कर रहे हैं, यानी कि बेसिकली पूरे फर्म के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सब मिलकर गोल्स बनाएं, ठीक है। दिस इज़ व्हाट MBO ये सजेस्ट करता है, ठीक है। देन डिस्कस डिपार्टमेंटल गोल्स विद सबऑर्डिनेट्स, ठीक है। यानी कि जो सुपरवाइजर के साथ या लाइन मैनेजर्स के साथ ही डिस्कस ना किए जाए बल्कि सबऑर्डिनेट्स के साथ भी किए जाएं गोल्स, ठीक है। सेट इंडिविजुअल गोल्स एंड टाइम टेबल्स, फिर आपने हर बंदे का एक गोल सेट करना है कि भाई आपका ये गोल है और आपकी ये डेडलाइन है, ठीक है। एंड देन गिव फीडबैक ऑन द प्रोग्रेस टुवर्ड्स गोल, और उनके गोल अचीव करने के पर आप उन्हें फीडबैक दें, ठीक है। सो दैट इज़ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। अब हम बात करेंगे कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में, ठीक है। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है हमारे पास स्ट्रेटजी। अब स्ट्रेटजी क्या होती है, स्ट्रेटजी बेसिकली कुछ कोर्स ऑफ एक्शंस होते हैं, यानी आप लॉन्ग टर्म प्लान कर लें, ठीक है। स्ट्रेटजी बेसिकली बनाई इसलिए जाती है ताकि कि कोई लॉन्ग टर्म अचीवमेंट की जाए, ठीक है। अब तीस आर द सम कोर्स ऑफ एक्शन, कुछ एक कोर्स ऑफ एक्शंस होते हैं, यानी कि आपने ये एक्शन लेना है, ये मेथड अपनाना है, या ये चीज़ करनी है, ये असाइनमेंट करना है, ठीक है। दैट इज़ स्ट्रेटजी। अब दूसरा है स्ट्रेटेजिक प्लान। अब स्ट्रेटेजिक प्लान में हमारा आ जाता है स्वॉट एंड स्वॉट, मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, ठीक है। तो स्ट्रेंथ और वीकनेस को हम इंटरनल ऑडिट कहते हैं, और थ्रेट और अपॉर्चुनिटी को हम एक्सटर्नल ऑडिट कहते हैं, ठीक है। इंटरनल यानी कि ये कंपनी के अंदर किया जाता है, और उससे एक्सटर्नल यानी कि वो कंपनी के बाहर वाले इन्वायरमेंट में किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इस चीज़ का इस्तेमाल करते हुए कि कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी डेवलप करते हैं, यानी कि हम कंपटीशन जीत जाएं, जो हमारे जो कॉम्पिटिटर्स जिससे हम मार्केट में कॉम्पीट कर रहे हैं वो हमसे हार जाए और हमसे जीत जाए, हमारे पास एक एज आ जाए उनके ऊपर, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज डेवलप करने के लिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब दूसरा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब ये जो हमने प्लानिंग की है इसको इम्प्लीमेंट करने को हम सिंपल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कह देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद है लेवरेजिंग। लेवरेजिंग का वैसे फाइनेंस में मतलब होता है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल कर लें, और उससे फिर आप डबल आउटकम ले लें, यानी कि डबल रिटर्न मिल जाए आपको। फॉर एग्जांपल मेरे पास 50 रुपीज़ है, ठीक है। अब क्या कर मैं या तो 50 रुपीज़ इन्वेस्ट करके 20 रुपीज़ मुनाफा कमा सकता हूँ, या तो फिर मैं 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करके 40 रुपीज़ मुनाफा कमा सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास 50 रुपीज़ है, मैंने 50 रुपीज़ किसी से उधार ले लिया, लेट से बैंक से या किसी दोस्त वगैरह से ले लिए। तो मैंने मुनाफा कमाया 40 रुपीज़ का, फिर मैंने अपने दोस्त को 50 रुपीज़ वापसी कर दिए। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट को लेवरेज किया, यानी कि कैपिटलाइज किया, ठीक है, इन मोर फैंसी वर्ड्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं विजन और मिशन क्या होते हैं, ठीक है। विजन यानी कि आप जब कंपनी किसी लॉन्ग टर्म चीज़ के बारे में सोच रही होती है कि हमें या तो फिर हम इस कम्युनिटी में ये चीज़ चाह रहे हैं, या तो फिर इस वर्ल्ड में ये चेंज चाह रहे हैं, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे विजन बनाना है तो मैं विजन बना सकता हूँ कि आई वांट टू सी द वर्ल्ड फ्री फ्रॉम पोवर्टी, या आई वांट टू सी द वर्ल्ड, या आई वांट टू सी एवरी पीपल इन पाकिस्तान एजुकेटेड, ठीक है। सो दैट इज़ माई विजन, कि मैं क्या मेरा विजन किया है, ठीक है। मैं मेरी पूरा मकसद क्या है एक। अब मिशन बेसिकली रोड मैप होता है, मैं अब इस मकसद को किस तरह अचीव करूँगा वो मेरा मिशन है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की, ठीक है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप ये कि हम डिफाइन करते हैं करंट बिजनेस को और उसके मिशन को, ठीक है। दूसरे स्टेप में हम एक्सटर्नल इंटरनल ऑडिट लेते हैं। तीसरे स्टेप में हम फॉर्मुलेट करते हैं बिजनेस के मिशन स्टेटमेंट को, ठीक है। न्यू बिजनेस एंड मिशन स्टेटमेंट, बिजनेस यानी कि विजन स्टेटमेंट को फॉर्मुलेट करते हैं। फोर्थ में हम ट्रांसलेट करते हैं विजन को इनटू गोल्स में, यानी कि मिशन को गोल्स में, स्ट्रेटेजिक गोल्स में तब्दील कर देते हैं, ठीक है। तो ये सब हम एक वन बाय वन पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि यहाँ पर जो स्टेप सेकंड है और स्टेप 7 है, और
स्टेप 5 है, इसमें एचआर की इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादातर कंपनी के रिलेटेड है, यानी कि इसमें हमें एम्प्लॉयज़ को देखना होता है, ठीक है, और एम्प्लॉयज़ के बारे में जानना होता है। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर सीईओ को कोई सीईओ ने कोई ऐसा गोल रख दिया और कहा कि भाई मुझे ये गोल अचीव करना है, तो एचआर उनको आके बोल सकता है कि भाई ये गोल अनअचीवेबल है क्योंकि हमारे पास इस तरह के एम्प्लॉयज़ ही नहीं है, ठीक है। तो सीईओ को ये डिस्कस करना होता है अपने एचआर के वालों के साथ कि भाई मेरा गोल ये है, तो आप इस गोल के लिए इस ऐसे लोग रिक्रूट करें या लोगों को ट्रेन करें ताकि ये गोल अचीव हो जाए। तो अब हम सबसे अपनी स्टेप 1 को पढ़ते हैं अच्छी तरीके से। सो स्टेप 1 इज़ डिफाइन द बिजनेस। अब इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास किस तरह की प्रोडक्ट और सर्विस है, हम किस तरह की प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर करने जा रहे हैं, ठीक है, किसको सेल करने वाले हैं और कहाँ सेल करने वाले हैं, ठीक है, और हाउ डू योर प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर फ्रॉम डिफर फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर्स। हमारी प्रोडक्ट या सर्विस डिफर किस तरह होने वाली है हमारी कॉम्पिटिटर्स के साथ, ठीक है। ताकि जाहिर सी बात है, अगर वो कॉम्पिटिटर की सेम होगी तो एक बंदा या एक कस्टमर हमारे पास क्यों आएगा जब वो हमारे कॉम्पिटिटर के पास ऑलरेडी जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है एचआर वालों की, ठीक है। अब स्टेप 2 हम इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट, यानी कि इसमें हम स्वॉट एनालिसिस लेते हैं, ठीक है। अब स्वॉट एनालिसिस फॉर एग्जांपल ये होता है जैसे जो आप देख रहे हो यहाँ पर, जहाँ पर हम इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट लेते हैं। एक्सटर्नल ऑडिट में हमारे पास अपॉर्चुनिटी और थ्रेट हो जाते हैं, और एक्सटर्नल इंटरनल में हमारे पास स्ट्रेंथ और वीकनेस, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल सीईओ जाके पूछ सकता है एक हमारे एचआर मैनेजर से, या एचआर मैनेजर वो जब गोल्स सेट कर रहा होगा तो एचआर मैनेजर को बुलाएगा, ठीक है। और उनसे पूछेगा कि भाई क्या करंट इकोनॉमिक ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, ठीक है। वो उनसे पूछ सकता है कि भाई पॉलिटिकल ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, वो उनसे पूछ सकता है सोशल ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, ठीक है, ताकि इन ट्रेंड्स को देखते हुए वो गोल्स बना सके अपने, ठीक है। तो ये ट्रेंड्स वगैरह का ये ज़्यादातर पता है एचआर वालों को होता है, क्योंकि वो स्वॉट एनालिसिस करके बैठे हुए होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली स्वॉट एनालिसिस में हम यहाँ पर हम डिटेल में थोड़ा देख रहे हैं कि स्वॉट एनालिसिस में बेसिकली होता क्या है, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल थ्रेट्स हमारे पास जैसे मार्केट लीडरशिप, सॉरी पोटेंशियल स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ। मार्केट लीडरशिप ये हमारी स्ट्रेंथ है कि हमारे पास मार्केट लीडरशिप है, हाई क्वालिटी, हम हाई क्वालिटी में बनाते हैं, दिस इज़ आवर अगेन आवर स्ट्रेंथ। और हमारे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्या है कि भाई न्यू ओवरसीज़ मार्केट है, हम जहाँ वहाँ वहाँ पर जा सकते हैं, न्यू ओवरसीज़ मार्केट में मल्टीनेशनल बना सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। हम वहाँ पर जाके उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर जाके हम प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, उनको कैप्चर कर सकते हैं नई मार्केट को, ठीक है। फेमिलियर ट्रेड बैरियर्स, कॉम्पिटिटर्स फेलिंग, ठीक है, कंपटीशन फेलिंग को फॉलिंग मतलब वो गिर रहे हैं, उनके वो फेल हो रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे एडवांटेज है कि हम उनकी मार्केट भी जाके मार लें, ठीक है। अब फॉर्मुलेट स्टेप 3 फॉर्मुलेट अ न्यू डायरेक्शन, ठीक है। विजन स्टेटमेंट यहाँ पे जो है सीईओ अपना विजन स्टेटमेंट बनाता है, ठीक है, और यहाँ पर एचआर की इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं आपको डिस्कस करूँगा कि मिशन और विजन स्टेटमेंट में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। अब मिशन स्टेटमेंट इज़ दी रोड मैप ऑफ द कंपनीज विजन स्टेटमेंट, ठीक है। कंपनी विजन स्टेटमेंट के रोड मैप को मिशन स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है। मिशन स्टेटमेंट यानी कि एवरी डे हमें क्या करना है, और विजन का मतलब कि सम डे हम देखना चाहते हैं कि ये वर्ल्ड विदाउट पुअरिटी, ठीक है, सम डे हम देखना चाहते हैं वर्ल्ड विदाउट पॉल्यूशन, दैट इज़ विजन। और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं आज, दैट इज़ मिशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वॉलमार्ट की मैंने यहाँ पे एग्जांपल चिपकाई है कि वॉलमार्ट के विजन है भाई टू बिकम द वर्ल्ड वाइड लीडर इन रिटेलिंग। ये इनको चाहिए कि भाई ये सम डे वी विल बिकम लीडर इन रिटेलिंग, ठीक है, हम रिटेलिंग के लीडर बनेंगे, ठीक है। मिशन क्या है, टू हेल्प पीपल सेव मनी सो दे कैन लिव बेटर, ठीक है। ये इनका मिशन है कि हम रोज़ाना जब हम लोगों की हेल्प करेंगे कि वो अपना पैसा बचा सकें, तो हमारे पास आएंगे और हम रिटेलिंग बिजनेस, क्योंकि ये काफ़ी चीप प्रोडक्ट ऑफर करते थे, ठीक है, वही मतलब काफ़ी लो प्राइस के प्रोडक्ट और काफ़ी डिस्काउंट, ह्यूज डिस्काउंट्स देते थे, ठीक है। ये कैसे करते थे, वो कॉस्ट लीडरशिप करके, और उनकी कॉस्ट मतलब सप्लाई चेन मैनेजमेंट में काफ़ी कम कॉस्ट वगैरह थी, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग में ओवरऑल कॉस्ट जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम कर देते थे, ठीक है। अब विजन स्टेटमेंट थोड़ा यहाँ पे पढ़ लेते हैं। Describes where the company inspired to be upon achieving its mission. A vision statement describes where the company wants a community or the world to be.
वो वर्ल्ड को कहाँ देखना चाहती है, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ द कंपनी सर्विसेज, और अपने कंपनी सर्विस के रिजल्ट में वो अपने वर्ल्ड को कहाँ देखना चाहती है, ठीक है। जैसे टीच फॉर अमेरिका, वन डे ऑल चिल्ड्रंस इन दिस नेशन विल हैव अपॉर्चुनिटी टू अटेंड एन एक्सीलेंट एजुकेशन। और यहाँ पे मिशन में टेस्ला टू एक्सीलरेट द वर्ल्ड्स ट्रांजिशंस टू सस्टेनेबल एनर्जी, ठीक है। सो दैट इज विजन एंड मिशन स्टेटमेंट। अब हमारे पास आ जाता है स्टेप 4, मिशन इनटू स्ट्रेटेजिक गोल। हैविंग अ मिशन स्टेटमेंट और विजन स्टेटमेंट इज गुड, बट इट विल नॉट बी इफेक्टिव अनलेस इट ट्रांसलेटेड इनटू क्लियर स्ट्रेटेजिक गोल, ठीक है। अब यहाँ पे इनको मिशन स्टेटमेंट को हम स्ट्रेटेजिक गोल में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जांपल है फोर्ड मिशन। फोर्ड की मिशन क्या, क्वालिटी इज द जॉब वन, ठीक है। यानी कि इनको क्वालिटी इंप्रूव करनी है, इनको चाहिए कि भाई हमारी जो क्वालिटी हो वो नंबर वन पर हो, ठीक है। अब इसके लिए उन्होंने ये स्ट्रेटेजिक गोल बनाया है कि भाई नो मोर देन वन इनिशियल डिफेक्ट पर 1000 कार्स, एक पर 1000 कार्स पे सिर्फ एक डिफेक्ट ही सिर्फ एक्सेप्टेबल है, ठीक है। अब एक से ज़्यादा डिफेक्ट हुआ तो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ये हमारे स्ट्रेटेजिक गोल में नहीं है। उन्होंने गोल सेट कर दिया भाई, आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक है। उनका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम होता है मैन्युफैक्चरिंग वगैरह का, ठीक है। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, हमें पर 1000 कार पे एक डिफेक्ट खाली चाहिए, एक डिफेक्ट खाली अलाउड है पर 1000 कार्स पे, ठीक है। तो उनको ये गोल दे दिया कि भाई पर 1000 कार बनानी है, एक भी डिफेक्ट ना हो, ठीक है। यानी कि इतनी क्वालिटी स्ट्रांग रखनी है, ठीक है। तो उनका मिशन था कि भाई क्वालिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, और उन्होंने ये गोल सेट कर दिया। उन्होंने ये गोल जो कि अपना प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट को या मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को बता दिया कि भाई ये गोल है और तुम्हारा ये गोल है और तुम्हें अब ये करना है, ठीक है। अब हम स्टेप 5 की बात करते हैं, स्ट्रेटजीज टू अचीव गोल्स, ठीक है। द मैनेजर मस्ट चूज कोर्स ऑफ एक्शन दैट विल अनेबल टू कंपनी टू अचीव इट्स स्ट्रेटेजिक गोल, ठीक है। अब स्ट्रेटजीज बनानी है, यहाँ पर स्टेप 5 में अब क्या करते हैं, स्ट्रेटजीज बनाते हैं ताकि उस गोल को अचीव किया जाए, ठीक है। जैसे व्हाट कोर्सेज ऑफ एक्शन, यहाँ पे मतलब बेसिकली हम कोर्सेज ऑफ एक्शन डेवलप करें। व्हाट कोर्सेज ऑफ एक्शन कुड फोर्ड यूज टू अचीव देयर गोल ऑफ वन डिफेक्ट पर 1000 ठीक है। तो वो कौन कौन सी कोर्सेज बना सकते हैं, कोर्सेज ऑफ एक्शन बना सकते हैं, यानी स्ट्रेटजी, छोटी छोटी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। वो है कि ओपन हाई टेक प्लांट ओपन करके, ठीक है, बड़े बड़े प्लांट बना देंगे तो डिफेक्ट के चांसेस कम होंगे, क्वालिटी अच्छी होगी, ठीक है। रिड्यूस द नंबर ऑफ कार लाइन्स, ठीक है, कार लाइन की नंबर रिड्यूस करके। पार्टनर विथ फर्म नोन फॉर क्वालिटी, और ऐसे फर्म के साथ पार्टनर अप करके जो क्वालिटी के लिए बहुत ही पहचाने जाते हैं, ठीक है। तो 5 स्टेप ये पे हमारा कंप्लीट होता है। अब स्टेप 6, इम्प्लीमेंट दी स्ट्रेटजीज। अब यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना ये हमारा काम, यानी कि HR डिपार्टमेंट वालों का काम नहीं है, ये किसका काम है, ये एग्जीक्यूटिव का काम है, ठीक है। एग्जीक्यूट दी स्ट्रेटजीज, यानी कि जितने फाइनेंस के एग्जीक्यूटिव है या पूरे मतलब पूरी ऑर्गेनाइजेशन का काम है इनको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। हायर और फायर वर्कर्स की जब बात आती है तो यहाँ पर HR की इन्वॉल्वमेंट थोड़ी बहुत नज़र आती है, ठीक है। बिल्ड और क्लोज डिपार्टमेंट, एड और एलिमिनेट प्रोडक्ट और सर्विसेज, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजीज करने के लिए, इस स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये चीज़ें काम आती हैं। तो अब हम आ जाते हैं हमारे 7 स्टेप पर, जहाँ पे HR का काम, मतलब पूरा ये काम ही HR का होता है, 7 स्टेप, ठीक है। यहाँ पे HR क्या करता है, यहाँ पे HR इवेल्युएट करता है इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को या पूरे डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को, ठीक है। मैनेजर मस्ट नो व्हाट बेंचमार्क सिग्निफाई सक्सेसफुल स्ट्रेटजीज, ठीक है। अब उनको इवेल्युएट कैसे करते हैं, उनको कंपेयर करते हैं, ठीक है, एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, उनमें बेंचमार्किंग करते हैं। बेंचमार्किंग यानी कि एक बंदे को दूसरे बंदे से कंपेयर करना, ठीक है, और उसमें देखना कि उसमें सेम लेवल पे उनका कंपेरिजन आया है या नहीं आया है। फॉर एग्जांपल एक डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, क्या दूसरा डिपार्टमेंट भी उसकी के मुकाबले जितना ही परफॉर्मेंस कर रहा है या नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो वो उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करेंगे और उनके हिसाब से उनको पनिशमेंट देंगे या तो फिर रिवॉर्ड देंगे, ठीक है। मैनेजर मस्ट बी एबल टू डिटरमाइन वेदर अ स्ट्रेटजी वाज सक्सेसफुल एंड व्हाट टू डू इफ इट वाज नॉट, ठीक है। और उसके बाद मैनेजर्स यानी कि जो HR के लोग होते हैं वो ये भी डिटरमाइन करते हैं कि अगर ये परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है सही तरीके से, ये डिपार्टमेंट या एक बंदा सही तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहा है और उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी लो जा रही है, तो हो सकता है कि इसकी जो हमने स्ट्रेटजी बनाई है उसमें कहीं पे डिफेक्ट आ रहा हो, ठीक है। तो वो उस स्ट्रेटजी को रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं हमारी कौन कौन सी मतलब टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज पर कि कितनी के कौन कौन सी स्ट्रेटजीज होती हैं।
तो सबसे पहले आती है हमारे पास कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज, ठीक है, जो बताती हैं व्हाट बिजनेस आर वी इन, हम कौन से बिजनेस में हैं, ठीक है, ये डिफाइन कर रही होती है कि हमारा बिजनेस क्या है बेसिकली, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाती है कॉम्पिटेटिव स्ट्रेटजी, ठीक है। कॉम्पिटेटिव स्ट्रेटजीज हमारे पास एक से मतलब ज़्यादा हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी सिर्फ हमारी एक ही होती है और ये चेंज हो सकती हैं, ठीक है, स्ट्रेटजीज कैन बी चेंज, ठीक है। फिर आती है हमारे पास बिजनेस फंक्शनल स्ट्रेटजी वन, फंक्शनल स्ट्रेटजी टू, फंक्शनल स्ट्रेटजी थ्री, और ये काफ़ी होती हैं, ठीक है। फंक्शनल स्ट्रेटजी यानी कि एक डिपार्टमेंट की स्ट्रेटजी, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट की क्या स्ट्रेटजी है, ठीक है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट की क्या स्ट्रेटजी है, ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट की हाउ डू वी सपोर्ट द बिजनेस कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, और ये जितनी भी इनकी जितनी भी स्ट्रेटजीज होती हैं वो सारी सपोर्ट करती हैं, सपोर्टिव फंक्शनल स्ट्रेटजीज वो स्ट्रेटजी होती हैं जो कि सपोर्ट करती हैं हमारी कॉम्पिटेटिव स्ट्रेटजी को, ठीक है। अब we see the three types of strategy that managers use, one of each level of the company. There is corporate wide strategy planning, business unit और competitive strategy planning, and functional और departmental, functional को departmental भी कहते हैं, ठीक है, functional और departmental strategic planning, ठीक है। अब हम एक एक strategy planning को डिफाइन करेंगे कि उसमें वो क्या क्या प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी पॉसिबिलिटीज़ की, क्या क्या स्ट्रेटजी हो सकती है कॉर्पोरेट की, यानी कि कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी क्या क्या हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो एक ये स्ट्रेटजी होती है कि कंसंट्रेशन की, ठीक है। कंसंट्रेशन कहते हैं हम जिस एरिया को हम सप्लाई कर रहे हैं उससे उस एरिया से आगे एक्सपेंड करें अपना बिजनेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप पहले सिर्फ कराची को सप्लाई करते थे अपना माल, अब आपने सोचा कि मैं अब मेरी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि मैं लाहौर और इस्लामाबाद का भी एरिया कवर करूँ, ठीक है। देयर इज़ कंसंट्रेशन, ठीक है। और अगर यहाँ पे हम थ्योरी पढ़ें तो विद ई कंसंट्रेशन सिंगल बिजनेस स्ट्रेटजी द फर्म ऑफर्स वन प्रोडक्ट और प्रोडक्ट लाइन यूजली इन वन मार्केट, ठीक है, पहली मार्केट में एक मार्केट में करता है। फिर कंसंट्रेशन ग्रोथ स्ट्रेटजी इंक्लूड मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, ठीक है। अब फिर ये क्या करते हैं कि मार्केट पेनिट्रेशन की तरफ जाते हैं। मार्केट पेनिट्रेशन यानी कि हर मतलब हर पूरे एरिया को जितने जितने भी आगे भी ज़्यादा एरिया हैं वहाँ पे भी हम जाके कवर करें, उस एरिया को भी हम जाके उसकी भी कवरेज करें, ठीक है, और मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा अंदर चले जाएँ, ठीक है, यानी कि हर जगह पे हमारा प्रोडक्ट अवेलेबल हो और सब मतलब उसको ख़रीद सकें, सिर्फ एक पार्टिकुलर एरिया तक महदूद ना रह जाए, ठीक है। तो इस स्ट्रेटजी को हम कहते हैं इस कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। दूसरी आती है हमारे पास वर्टिकल इंटीग्रेशन, ठीक है। अब वर्टिकल इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि मेकिंग मैनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ठीक है, सॉरी सॉरी दैट इज़ नॉट वर्टिकल इंटीग्रेशन, दैट इज़ डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। वर्टिकल इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि आप एक्चुअली क्या होता है कि मैं इसको समझा नहीं जा रहा था लेकिन आपको ये पहले समझना ज़रूरी पड़ेगा, ठीक है। एक्चुअली होता है ये कि जो कंपनीज होती हैं या बड़ी बड़ी जो बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनका जो उनके जो फाइनल प्रोडक्ट की जो स्पेयर पार्ट्स हैं ना वो बाज़ औक़ात खुद डेवलप नहीं कर रही होती हैं, ठीक है। जैसे एक कार मैन्युफैक्चरिंग का कोई कंपनी है तो वो टायर किसी और कंपनी से ख़रीद रही है, ठीक है, बॉडी किसी और कंपनी से ख़रीद रही है, इंजन किसी और कंपनी से ख़रीद रही है। तो ये जितनी भी कंपनीज हैं ये इनकी सप्लायर्स होती हैं, इनको माल सप्लाई करके जाती हैं, ठीक है। तो ये सप्लायर्स इनको टायर भी सप्लाई करके जाते हैं, सप्लायर्स इनको बॉडी सप्लाई करके जाते हैं, इंजन सप्लाई करके जाते हैं। तो वर्टिकल इंटीग्रेशन में क्या होता है कि वो सप्लायर्स को हटा देते हैं, भाई यार भाग भाग जाओ, सब सप्लायर्स हट जाओ, अब हम अपनी सप्लाई खुद करेंगे, और फिर वो अपनी सप्लायर्स खुद बन जाते हैं, अपने मैन्युफैक्चरर और सप्लायर खुद बन जाते हैं अपने छोटे छोटे पार्ट के, इवन स्क्रू ड्राइवर के भी जो स्क्रू या नट बोल्ट होते हैं उनके भी वो सप्लायर्स खुद बन जाते हैं। तो इस स्ट्रेटजी को हम कहते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन। अब हम आते हैं डाइवर्सिफिकेशन, दैट इज एडिंग न्यू लाइन टू द न्यू प्रोडक्ट लाइन टू अवर ऑर्गेनाइजेशन। तो डाइवर्सिफिकेशन में दो तरह की डाइवर्सिफिकेशन होती है, ठीक है। एक को हम कहते हैं रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी और दूसरी को ये कहते हैं हम कॉग्लोमेटेड यानी अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है।
अब रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन में ये होता है कि कंपनी जो है वो नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है, न्यू न्यू प्रोडक्ट लाइंस बनाती है, ठीक है। अगर आपको प्रोडक्ट लाइंस नहीं पता तो फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो सिर्फ पहले फ़ोन बनाती थी, ठीक है, फ़ोन के अलावा और कोई चीज़ नहीं बनाती थी। अब वो कंपनी जो है वो लैपटॉप बनाना भी शुरू हो गई, तो आईपैड्स बनाना भी शुरू हो गई, तो MP3 बनाना शुरू हो गई, MP4 बनाना शुरू हो गई। तो ये क्या करिए, न्यू न्यू प्रोडक्ट लेकर आ रही है। अब प्रोडक्ट लाइन क्या होगी, प्रोडक्ट लाइन होगी कि iPhone 1 सॉरी फ़ोन, उनका जो फ़ोन का जो भी नाम है, ठीक है, लेट्स से कि आईफोन तो एप्पल की ब्रांड है, तो हम तो ये किसी भी कंपनी का किसी भी कंपनी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो कि कोई भी यूजुअल कंपनी हो, तो उसको हम फॉर एग्जांपल, ठीक है, ए फ़ोन ऐसे ही हम जो कि हाइपोथेटिकली बना लेते हैं, ठीक है। सो iPhone 1, iPhone 2, iPhone 3, ठीक है, तो ये पूरी जो सीरीज जा रही है इसको हम प्रोडक्ट लाइन कहेंगे, ठीक है। इसी तरह ही क्या कहते हैं, उनका कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2 या कंप्यूटर 3 जो पूरी सीरीज जा रही है, जो नए नए वर्जन निकल रहे हैं, उनका ये वर्जन, उनका नया वर्जन, ठीक है, तो इसको हम प्रोडक्ट लाइन कहेंगे, ठीक है। अब रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन में वो नई नई प्रोडक्ट लेकर आते हैं, नए नए प्रोडक्ट लाइन लेकर आते हैं, दूसरी दूसरे प्रोडक्ट लेकर आते हैं, और उनको उनसे जो है वो कस्टमर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और मार्केट पेनिट्रेशन करते हैं। और अब अपनी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी यही कहते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है, हम न्यू न्यू प्रोडक्ट हम मतलब लॉन्च करते रहते हैं, ठीक है। अब दूसरी डाइवर्सिफिकेशन होती है जिसको हम कहते हैं अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। अब अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है कि कंपनी जो है वो दूसरे बिजनेसेस के साथ मर्ज हो जाती है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो सिर्फ फ़ोन बना रही है, अब वो दूसरा और उसके मतलब उसके साथ एक दूसरी कंपनी, उसको पता चला कि दूसरी कंपनी वो लैपटॉप बना रही है, तो वो कंपनी दूसरी कंपनी को ख़रीद लेगी या उसके साथ मर्ज हो जाएगी। तो इस तरह की डाइवर्सिफिकेशन, ताकि डाइवर्सिफिकेशन आ जाए, ठीक है, उनके दूसरे दूसरे प्रोडक्ट्स आ जाए एक ही ब्रांड के, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। अब हम करेंगे बात जोग्राफिक एक्सपेंशन की, ठीक है। जोग्राफिकल एक्सपेंशन इज टेकिंग योर बिजनेस टू फॉरेन कंट्रीज, ठीक है। अब आप अपनी कंट्री में बिजनेस कर रहे हो, और अगर आप आपका जो ये कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी है कि आप दूसरी कंपनीज में भी अपने बिजनेस खोलोगे और वहाँ पर भी जाके एक्सपेंड करोगे अपना बिजनेस, सो दैट इज़ जोग्राफिकल एक्सपेंशन, ठीक है। यानी कि ये भी आपकी एक कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी हो सकती है कि आपने जोग्राफिकल एक्सपेंशन करना है, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे आता है, हमने वर्टिकल इंटीग्रेशन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, तो अब हम करेंगे कंसोलिडेशन, ठीक है। कंसोलिडेशन बेसिकली ये स्ट्रेटजी तब यूज़ करती है एक कंपनी जब वो लॉस में जा रही हो, ठीक है। यानी कि इस स्ट्रेटजी का मतलब होता है कि अब आपने अपने एम्प्लॉयज़ कम करने हैं, यानी कि अब अपने एम्प्लॉयज़ को फायर करना है। यहाँ पे कंपनी क्या करती है, ऐसे एम्प्लॉयज़ जिनका ज़्यादा काम नहीं होता उनको फायर कर देती हैं, ताकि उनको सैलरीज ना देनी पड़े, और हमारी जो एम्प्लॉयज़ को जो सैलरीज देने की जो कॉस्ट आती है या जो एक्सपेंस आता है वो बच जाए। और ये ऐसा हम, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है प्रॉफिट नहीं लॉस करिए तो उस कंपनी को कैसे ना तो कैसे तो सर्वाइव करना ही है ना। तो उसमें वो अपनी ब्रांचेस क्लोज कर देती हैं, तो ब्रांचेस ज़ाहिर सी बात है क्लोज करेंगी तो अपने एक्स्ट्रा पीपल्स जो होंगे उनको निकालेगी, ठीक है। तो इनको बेसिकली सर्वाइव करना होता है कि हम बैंकरप्ट ना हो जाए, सर्वाइव कर जाएँ, ठीक है। फिर अगर मौका मिला तो बाद में एक्सपेंड कर लेंगे। तो कॉन्सिडलेशन ये बुरे वक्त में, रेनी डेज के लिए ये स्ट्रेटजी होती है, ठीक है। ठीक है, तो ये कोऑपरेटिव स्ट्रेटजी पॉसिबिलिटीज़ हमारा ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। हमने जाना कि क्या क्या स्ट्रेटजीज़ हो सकती हैं, ठीक है, क्या क्या पॉसिबल स्ट्रेटजीज़ कॉर्पोरेट लेवल पे बन सकती हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे बिजनेस लेवल पे जो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी होती है वो किस तरह की होती है, ठीक है। तो उसमें से सबसे पहले आ जाती है हमारी कॉस्ट लीडरशिप, ठीक है। अब कॉस्ट लीडरशिप का मतलब है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसको बनाने की जो कॉस्ट आती है, उस प्रोडक्ट को जो कॉस्ट आती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जिसे कहते हैं, वो कॉस्ट आपकी सबसे कम से कम आए, ठीक है। आपने कैसे भी करके अपनी इस कॉस्ट को सबसे कम करना है, ठीक है। चाहे फिर आप वेजेस कम करें लेबर के, या तो फिर आप कोई नई टेक्निक यूज़ करें जिससे आपकी एनर्जी ज़्यादा सेफ हो जाए या आपकी प्रोडक्शन में काफ़ी इंक्रीज़ आ जाए। तो इस तरह करके आप कॉस्ट, और आपको कॉस्ट करना हो तो इस तरह करके आप कॉस्ट लीडरशिप हासिल कर सकते हैं। वैसे बेसिकली कॉस्ट लीडरशिप को मतलब अक्वायर करने का या कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी अपनाने का तरीका ये होता है कि आप मार्केट पेनिट्रेशन करें, ठीक है। मार्केट पेनिट्रेशन करें, और यहाँ पर आप
की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो आप अपनी 100% यूज़ करें, उसको 100% यूटिलाइज करके ही आप कॉस्ट लीडरशिप अपना सकते हैं। ठीक है, ये स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। दूसरी आती है डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन। अब डिफ्रेंसिएशन में क्या होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में यूनिक है, यानी कि आपका जो प्रोडक्ट आप जो प्रोडक्ट लेकर आए हो वो आप उसका ना कोई क्या कहते हैं कोई कोई अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव आई थिंक अल्टरनेटिव है, हाँ, लेकिन आप जैसे प्रोडक्ट कोई और ना बना रहा हो। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई कस्टमाइज बाइक का मतलब कॉन्सेप्ट लेकर आता हूँ कि भाई मैं बोलता हूँ कि मैं कस्टमाइज बाइक दे रहा हूँ। ठीक है, अब मेरे अलावा और कोई ना दे रहा हो कस्टमाइज बाइक, दैट्स मीन दैट आई एम इम्प्लीमेंटिंग द डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी, कॉम्पिटेटिव स्ट्रेटेजी। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी हम यूज़ करते हैं ताकि कंपटीशन जीत जाए। ठीक है, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारा कंपटीशन होता है। जैसे अब मेरा जो है, अब मेरा डायरेक्ट कंपटीशन नहीं होगा मार्केट में क्योंकि मेरा प्रोडक्ट यूनिक है, मैं कस्टमाइज बाइक प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन मेरे इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स होंगे वो जो बाइक्स प्रोवाइड करें, भले वो कस्टमाइज नहीं है लेकिन बाइक प्रोवाइड करें। क्योंकि अगर एक कस्टमर को नीड होगी, मतलब एक बंदे को अगर नीड होगी बाइक की, तो या तो फिर वो उनके पास जाएगा या तो फिर वो मेरे पास आएगा। तो मुझे मेक श्योर करना है कॉम्पिटेटिव स्ट्रेटेजी में कि वो उनके पास ना जाए बल्कि मेरे पास आए। ठीक है, तो अगर मेरे प्रोडक्ट में यूनिकनेस होगी तो वो मेरे पास आएगा। ठीक है, अब आता है हमारा फोकस या नीश। अब नीश कहते हैं, नीश मार्केटिंग एक स्ट्रेटेजी होती है कि आप किसी छोटे ग्रुप को, किसी छोटे मार्केटिंग सेगमेंट को टारगेट करते हो। ठीक है, जैसे आईफोन की एग्जांपल ले ले, आईफोन सिर्फ रिच क्लास लोगों को, जो अपर क्लास सोसाइटी से, उनको ही टारगेट करता है। ठीक है, और जैसे इसके अलावा जो भी स्पोर्ट्स कार्स वगैरह होती हैं वो भी सिर्फ ऐसे ही लोगों को ही, क्योंकि वो काफ़ी महंगी होती हैं। ठीक है, तो जब वो बंदा उसको ख़रीदता है तो वो जो कंपनी है वो उसके माइंड में ये माइंडसेट बिठाती है कि अगर आप अमीर हो तो आपके पास ये गाड़ी होनी चाहिए, अगर आप अमीर हो तो आपके पास ये आईफोन होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि गरीब लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो ये बेसिकली इंडिकेट करता है कि आप अमीर हो। तो इस तरह वो टारगेट करते हैं अपनी कि मार्केट जो सिर्फ हम सिर्फ उस लोगों को ही सिर्फ अपना कस्टमर बनाएंगे जो अमीर हो या जो जिनकी जो सैलरी हो 5 लाख से अबव हो। ठीक है, सो हम अब ये थ्योरी पढ़ लेते हैं जो लिखी हुई है नीचे। कॉस्ट लीडरशिप मीन्स दैट अ फर्म इज सीकिंग टू बिकेम द ओवरऑल लो कॉस्ट लीडर इन एन इंडस्ट्री। ठीक है, एक पूरी इंडस्ट्री में लो कॉस्ट लीडर बन जाए, यानी कि जिसकी कॉस्ट भले ही सबसे कम हो। क्योंकि कॉस्ट बेस पे ना जो कंपटीशन करना है, यानी कि अपनी प्राइस भी कम कर लेना। अब कॉस्ट और प्राइस में क्या फ़र्क होता है मैं आपको ये बताता हूँ। कॉस्ट यानी कि जो प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट आती है, प्राइस यानी कि जिस प्राइस में जिस कीमत में आप प्रोडक्ट बेच रहे होते हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फ़ोन है, उसको बनाने की मेरी कॉस्ट आई है 60 रुपीज़, लेकिन बाकी जो इंडस्ट्रीज हैं वो कितने में बनाती हैं उसको, वो 100 रुपये में बनाती हैं। ठीक है, अब वो लोग कितने में बेच रहे हैं, वो 150 में बेच रहे हैं फ़ोन। ठीक है, और मैं कितने में बेच रहा हूँ फ़ोन, 150 में बेच रहा हूँ। ठीक है, अब उनके पास प्रॉफिट कितना आएगा, उनके पास आएगा प्रॉफिट 50 रुपीज़ का, मेरे पास कितने का आएगा, मेरे पास आएगा 90 रुपये का प्रॉफिट। ठीक है, तो आप समझ रहे हो, तो इस बेसिस पे मैं अपनी प्राइस भी कम कर सकता हूँ। हो सकता है कि मैं 110 रुपये का भेजूँ, मैं 150 रुपये का ना भेजूँ। ठीक है, सो ताकि कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास आए, क्योंकि लो प्राइस होगी, माल अच्छा होगा तो कस्टमर मेरे पास आएंगे और मेरे कॉम्पिटिटर के पास क्यों जाएंगे अगर वो माल बुरा बेच रहा है तो, मतलब सेम बेच रहा है ऑन द सेम क्वालिटी लेवल पे, लेकिन वो महंगा बेच रहा है और मैं सस्ता बेच रहा हूँ अपनी कॉस्ट कम करके। ठीक है, तो वो लोगों को नहीं पता कि मैंने किस तरह कॉस्ट कम की, बस मैंने कर ली। तो तो जाहिर सी बात है कॉम्पिटेटिव स्ट्रेटेजी में अपना कर ये कॉम्पिटिशन जीत जाऊँगा। ठीक है, अब दूसरा है फर्म यूजिंग ऑफ डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी सीक टू बी यूनिक इन द इंडस्ट्री अलोंग कॉम्पिटिटिव डायमेंशंस दैट आर वाइडली वैल्यूड बाय द बायर्स। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन वो यूनिकनेस लेकर आना अपने अंदर। फिर है हमारे पास फोकसेस आर फर्म दैट अटेम्प्ट टू compete इन नैरो मार्केट सेगमेंट। ठीक है, नैरो मार्केट यानी कि छोटा मार्केट सेगमेंट थ्रू द प्रोविजन ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस दैट स्पेसिफाई कस्टमर कैन गेट इन नो अदर वे। ठीक है, यानी कि कोई और कस्टमाइज बाइक दे नहीं रहा है, मैं दे रहा हूँ। तो जो जिसको कस्टमाइज, ओ सॉरी, जिसको सॉरी ये आईफोन की था ना, तो हाँ, तो जाहिर सी बात है एप्पल ही सिर्फ आईफोन दे रहा है और कोई तो दे नहीं रहा है, ऐसा फ़ोन बना नहीं रहा है, तो कस्टमर कहाँ जाएगा, सिर्फ एप्पल के पास जाएगा अगर उसको ऐसा फ़ोन चाहिए। ठीक है, अब अचीविंग स्ट्रेटेजिक फिट। अब स्ट्रेटेजिक फिट का सिंपल मतलब ये होता है कि कंपनीज के अंदर तीन तरह की स्ट्रेटेजी होती है जो हमने पढ़ा है। कॉम्पिटेटिव, कॉपरेटिव, सॉरी कॉपरेट स्ट्रेटेजी, कॉम्पिटेटिव स्ट्रेटेजी, जिसे हम बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी कहते हैं। फिर आती है हमारी फंक्शनल स्ट्रेटेजी।
अब इन सारी फंक्शन जितनी भी स्ट्रेटेजीज हैं, ये सब मिलकर जब कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी को अचीव करने में हेल्प करें या उनके साथ अलाइंड हो यानी कि रिलेट करें, ठीक है, मिली हुई हो, अगर ये फंक्शनल स्ट्रेटेजी पूरी होगी तो हम तो जो कि थोड़ा मतलब थोड़ी अचीवमेंट हो जाएगी कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी की। ये फंक्शनल स्ट्रेटेजी यानी कि जितनी भी फंक्शनल स्ट्रेटेजी अगर वो पूरी होती हैं और कॉम्पिटेटिव स्ट्रेटेजी भी हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, ठीक है, तो वो जो ओवरऑल हमारी स्ट्रेटेजी है जिसे हम कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी कह रहे हैं वो अचीव हो जाए, तो इस चीज़ को हम स्ट्रेटेजिक फिट कहेंगे। यानी कि जितनी भी स्ट्रेटेजीज हमारी ओवरऑल जितनी भी स्ट्रेटेजीज, ठीक है, जितनी भी हायरार्की ऑफ स्ट्रेटेजी हमने पहले पढ़ा, जितनी भी हायरार्की ऑफ स्ट्रेटेजी, ये सब इस इन सब का जो गोल है वो कॉमन हो, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि कॉम्पिटेटिव स्ट्रेटेजी है कि हम क्या कहते हैं कॉस्ट लीडरशिप करेंगे और क्या कहते हैं हमारी जो कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी है उसमें हम जो है वो अपना डिफ्रेंसिएशन पे जा रहे हैं, ठीक है। सो आप देख पा रहे हो कि ये काफ़ी मिसमैच हो रहा है, तो मिसमैच ना होना चाहिए, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू कैन अचीव स्ट्रेटेजिक फिट, ठीक है। अब डिपार्टमेंटल मैनेजर एंड स्ट्रेटेजी प्लानिंग, ठीक है, ये फंक्शनल स्ट्रेटेजी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये क्या क्या हेल्प करती हैं, ठीक है। पहले हेल्प डाइवर्स द स्ट्रेटेजी प्लान, फॉर्मुलेट सपोर्टिंग फंक्शनल डिपार्टमेंटल strategies, execute their strategic plan. Departmental managers can play big role in strategic planning and management. Especially they help the top managers diverse the strategic plan, formulate functional departmental plans that support the overall strategic plan and then execute the plans, ठीक है। इनका बेसिक पर्पस ये होता है कि वो सपोर्ट दे रही होती है, ठीक है, कॉम्पिटेटिव स्ट्रेटजी को और कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को। अब स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज़ दी ह्यूमन रिसोर्स policies and practices that help to provide competencies and behavior that help to achieve the corporate goal, ठीक है। अब ये है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी एंड कंपनीज स्ट्रेटेजिक प्लान, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा यहाँ से देखते हैं, ठीक है। अब एक कंपनीज कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, डेमोग्राफिकल, ठीक है, ये पूरा एनवायरनमेंट है, ठीक है। और दूसरा है कंपनी इंटरनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, ठीक है। अब एचआर की स्ट्रेटजी हेल्प इसी तरह ही करती है कॉम्पिटेटिव स्ट्रेटजी को अचीव करने के लिए, क्योंकि वो शॉर्ट एनालिसिस को फॉलो करती है, ठीक है। शॉर्ट एनालिसिस से अपने एम्प्लॉयज़ की जो है उस तरह ट्रेनिंग करती है और उस तरह रिक्रूटमेंट करती है जिस तरह का हमारे पास गोल है और जिस तरह के हमें लोग चाहिए, क्योंकि हाँ लोगों का तो एम्प्लॉयज़ का तो पता सिर्फ एचआर को ही होता है, ठीक है। सो ये कंपनी स्ट्रेटेजिक सिचुएशन हो गई और कंपनीज ने अपना इंटरनल जो है ऑडिट लिया स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का, और यहाँ पर जो है ये एक्सटर्नल ऑडिट है, ठीक है, जिसमें हम अपॉर्चुनिटी और थ्रेट देखते हैं, ठीक है। फिर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी प्लान आ गया, फॉर एग्जांपल व्हाट शुड वी एक्सपेंड ज्योग्राफिकली, फिर ये देखते हैं स्वॉट एनालिसिस हो जाता है, एचआर करके देता है कि भाई ये यहाँ पे ये बेनिफिट होगा, यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यहाँ पर ये थ्रेट हैं, ठीक है। उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि हमें क्या ज्योग्राफिकली एक्सपेंड करना चाहिए, क्या हमें कॉस्ट को कट करना चाहिए या फिर हमें डाइवर्सिफिकेशन के पास जाना चाहिए, ठीक है। फिर ये आ जाता है एचआर का प्रोसेस, ठीक है। एचआर कंपनीज एचआर दी अदर फंक्शनल स्ट्रेटजीज, व्हाट आर द बेसिक कोर्सेज ऑफ एक्शन एचआर विल pursue to ensure that the recruiting, selecting, training, appraising and compensation system support the company's strategic plan, ठीक है। अब एचआर यहाँ पर क्या करता है, भाई स्ट्रेटेजी बन गई, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमें डाइवर्सिफिकेशन करनी है। अब एचआर जो है वो ऐसे लोग लेकर आएगा जो नए नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर सकें, ठीक है। ऐसे लोगों की रिक्रूटमेंट करेगा जो नए नए आइडियाज़ लेकर आ सकें, ठीक है। तो और इस तरह उनकी ट्रेनिंग कराएगा, जो पुराने लोग हैं उनकी इस तरह ट्रेनिंग कराएगा, उस तरह उनको इवेल्युएट करेगा, ठीक है। अप्रेजिंग कहते हैं इवेल्युएशन को, ठीक है। फिर उसी तरह ही उनको उनके जो अचीवमेंट पे उनको कंपनसेट करेगा, ठीक है। तो एचआर की इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़रूरी होती है, क्योंकि जब एक कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी सीईओ बैठ के बना रहा होता है तो उसको पता होना चाहिए उसके पास ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं या नहीं है जो उनकी अचीवमेंट करने में हेल्प कर सकें। अगर नहीं है तो एचआर शुड रिक्रूट देम, ठीक है। तो ये यहाँ पर एचआर का फंक्शन हो गया, भाई स्ट्रेटेजी बन गई, पहले एचआर ने क्या किया, शॉर्ट एनालिसिस करके उसको दिया सीईओ को, सीईओ को बताया भाई ये हमारी थ्रेट है, ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यहाँ यहाँ इस तरह हम जो कि अपना इस तरह जो है हमारे बिजनेस की सिचुएशन है, ओवरऑल बिजनेस की सिचुएशन वो बताता है शॉर्ट एनालिसिस के थ्रू, ठीक है। अब वो सिचुएशन को देखकर वो डिसाइड करता है कि उसको कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी क्या बनानी है, उसको इधर डाइवर्सिफिकेशन करना है, इधर उसको कॉस्ट लीडरशिप अचीव करनी है, या तो फिर उसको
जोग्राफिकली एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो वो उसको SWOT एनालिसिस को देखकर HR से डिस्कस करके वो अपनी स्ट्रेटेजी बनाता है कॉर्पोरेट की, ठीक है। फिर HR जो है उस स्ट्रेटेजी की बुनियाद पर रिक्रूटमेंट करेगा, ट्रेनिंग करेगा लोगों की और सिलेक्शन करेगा, ठीक है। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, उसके बाद वो ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करेगी, ठीक है। अब ये बेसिक आइडिया बिहाइंड द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन फॉर्मुलेटिंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पॉलिसीज एंड एक्टिविटीज एंड मैनेजर एम, ठीक है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन एक और दफ़ा रिपीट कर देते हैं कि ये पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस किस तरह, मतलब एक बेसिक आइडिया दे रहे हैं कि किस तरह ये बनाता है, ठीक है। व्हाट आर द स्ट्रेटेजिक गोल ऑफ द बिजनेस, पहले वो स्ट्रेटेजिक गोल देखिएगा बिजनेस की। आइडेंटिफाई वर्कफोर्स रिक्वायरमेंट, उसका वो आइडेंटिफाई करके कि हमें कौन सी वर्कफोर्स चाहिए, ठीक है। व्हाट एम्प्लॉयज कॉम्पिटेंसी एंड बिहेवियर मस्ट HR डिलीवर टू एनेबल द बिजनेस टू रीच इट्स गोल, ठीक है। कॉम्पिटेंसीज कहते हैं एबिलिटीज़ को, कि कौन से एम्प्लॉयज़ की एबिलिटीज़ हमें चाहिए होंगी या कैसी एबिलिटीज़ हमें चाहिए होंगी हमारे ये स्ट्रेटेजिक गोल अब अचीव करने में, ठीक है। फिर डेवलप द डिटेल HR स्कोर कार्ड, स्कोर कार्ड फिर वो डेवलप करेगा। हाउ कैन HR मेजर वेदर इट इज़ एक्सिक्यूटिंग वेल ऑफ द बिजनेस इन टर्म ऑफ प्रोड्यूसिंग द रिक्वायर्ड वर्कफोर्स कॉम्पिटेंसीज एंड बिहेवियर, ठीक है। तो हम से आगे पढ़ते हैं। अब हमारे पास ये स्ट्रेटेजिक HR टूल्स आ जाते हैं, जिसमें आता है हमारा स्ट्रेटेजिक मैप, HR स्कोर कार्ड, डिजिटल डैशबोर्ड, ठीक है। इसको मैं आपको एक ब्रीफली आइडिया देता हूँ कि स्ट्रेटेजी मैप में ये डिफाइन होता है कि भाई हमें कौन कौन से काम करने पड़ेंगे, ठीक है। कोर्स ऑफ एक्शन बेसिकली कौन कौन से हमें एक्शंस लेने पड़ेंगे, ठीक है। ये पूरा मैप बना होता है कि हम ये एक्शन लेंगे तो ये चीज़ अचीव होगी, ये एक्शन लेंगे तो वो चीज़ अचीव होगी, ठीक है। फिर ये सारे एक्शन अगर हो जाएंगे हमारे, तो एक हमारी जो ओवरऑल जो हमें चीज़ अचीव करनी है वो अचीव हो जाएगी, ठीक है। फिर HR स्कोर कार्ड, HR स्कोर कार्ड में क्वांटिटेटिव परफॉर्मेंस के नंबर आ रहे होते हैं, ठीक है, कि भाई इस बंदे ने इतना परफॉर्म किया है, इस डिपार्टमेंट ने इतना परफॉर्म किया है, ठीक है। ये स्कोर कार्ड ये शो कर रहा होता है। फिर डिजिटल डैशबोर्ड, अब डिजिटल डैशबोर्ड जो स्कोर कार्ड का जो डेटा है उसको जोग्राफिकल सॉरी ग्राफिक और क्या कहते हैं अपना डिज़ाइन जो नहीं होते हैं, पाई चार्ट, बार चार्ट और कैंडल स्टिक्स, ठीक है। कैंडल स्टिक तो बेसिकली स्टॉक मार्केट में आते हैं, इसमें नहीं होगा। बार चार्ट, पाई पाई डायग्राम, बार चार्ट और मतलब उसको ग्राफिकली उसको एक्सप्लेन कर रहा होता है, ठीक है। डायग्राम वगैरह दिखाकर कि किस डिपार्टमेंट में कितना परफॉर्म किया, क्या परफॉर्मेंस चल रही है किस डिपार्टमेंट की, कौन सा डिपार्टमेंट प्रोग्रेस कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा। तो ये सारी डिटेल जो है वो ग्राफिकली दिखा रहा होता है डैशबोर्ड, ठीक है। अब ये एक एग्जांपल है हमारे पास मैप की, स्ट्रेटेजिक मैप की, ठीक है। स्ट्रेटेजी मैप की ये हमारे पास एक एग्जांपल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि हाईली कमिटेड एम्प्लॉयज हु आर विलिंग टू गो टू द एक्स्ट्रा माइल फॉर साउथ वेस्ट एयरलाइन, ठीक है। हाईली कमिटेड एम्प्लॉयज चाहिए, ठीक है। उसके लिए क्या करना होगा, सॉरी एम्प्लॉयज हम एम्प्लॉयज़ है हमारे पास बेसिकली हाईली कमिटेड, वो एम्प्लॉयज़ एटीट्यूड एंड बिहेवियर विल प्रोड्यूस दिस ऑपरेशनल आउटकम्स, ठीक है। ये ऑपरेशनल, ये जो दो ऊपर देख रहे हो, ये दो ऑपरेशनल आउटकम के लिए हमें कौन से दो एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी, तो हमें चाहिए भाई हाईली कमिटेड एम्प्लॉयज़ हु आर विलिंग टू गो एक्स्ट्रा माइल। हाईली कमिटेड एम्प्लॉयज़ चाहिए जो कि एक्स्ट्रा माइल जाएंगे, तो हमारे पास ये टर्न अराउंड प्लेन्स एट गेट्स इन 20 मिनट्स अचीव हो जाएगा और मैक्सिमम ऑन टाइम फ्लाइट अचीव हो जाएंगी, ठीक है। अब फ्लाई फ्यूअर प्लेन मैक्सिमाइज द पैसेंजर माइल्स फ्लोन पर सीट, अगर अब ये दोनों अचीव हो जाएंगे तो हमें हमारा ये गोल भी अचीव हो जाएगा। व्हाट मस्ट साउथ वेस्ट डू ऑपरेशनली टू अचीव दीज गोल्स, ठीक है। अब अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा मेंटेन इंडस्ट्री वाइड लो प्राइसेस। अगर इंडस्ट्री वाइड लो प्राइसेस हम मेंटेन करेंगे, किस तरह करेंगे, जब हम फ्लाई फ्यूअर प्लेन करेंगे, पैसेंजर माइल्स पे फ्लोन होगा, तो हमारे, तो आप देख पा रहे हो कि ये जो लिंक्ड है इन दोनों चीज़ों से, और अगर ये दोनों चीज़ अचीव हो जाएंगी तो ये चीज़ अचीव हो जाएगी, और अगर ये चीज़ अचीव हो गई तो हमारी ये चीज़ अचीव हो जाएगी, ठीक है। ये वाली मेंटेन इंडस्ट्री वाइड लो प्राइसेस, ठीक है। इंडस्ट्री वाइड लो प्राइसेस की है तो मेंटेन ऑटोमेटिकली जो है हमारे प्रॉफिट ग्रोथ मेंटेन हो जाएगा 4% पर ईयर, और इम्प्रूव हो जाएंगी मार्केट शेयर फ्रॉम 32 to 38%, ठीक है। अब 32 से 38% तक इम्प्रूव करना, दैट इज़ आवर कॉर्पोरेट गोल, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल है। व्हाट ओवरऑल गोल डज साउथ वेस्ट एयरलाइन, ठीक है। साउथ वेस्ट एयरलाइन का ये गोल है कि वॉन्ट टू अचीव, वो 32 से 38 तक जाना चाह रही है, मार्केट शेयर कैप्चर करना चाह रही है, ठीक है।
तो दैट इज़ आवर स्ट्रेटेजिक मैप कि हमें क्या क्या अचीव करना है और क्या क्या अचीव करने के बाद वो क्या क्या अचीव हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारे स्कोर कार्ड की। ठीक है, अब स्कोर कार्ड में बेसिकली क्वांटिटेटिव डेटा मौजूद होता है। ठीक है, और ये एचआर की एक्टिविटीज़, इमर्जेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ बिहेवियर, इन सब का जो डेटा है, स्ट्रेटेजिक रेलिवेंट ऑर्गेनाइजेशन आउटकम्स, ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस, अचीव स्ट्रेटेजिक गोल्स। ठीक है, तो ये पूरा मतलब उनके पास डेटा मौजूद होता है और वो उसमें देखते हैं कि भाई कितनी प्रोग्रेशन हुई। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन चीज़ें हैं, एच आर स्ट्रेटेजिक मैप, एच आर स्कोर कार्ड एंड डिजिटल डैशबोर्ड। ठीक है, इसको हम एक दफ़ा ब्रीफली पढ़ लेते हैं। A geographical tool that summarize the chain of activities that contribute to companies' success. And so shows employees the big picture of how their performance contributes to achieving the company's overall strategic goals. ठीक है, ये जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कोर्स ऑफ एक्शन, छोटे छोटे एक्शंस होते हैं, वो बताते हैं कि भाई ये, और ये एम्प्लॉयज़ को भी दिखाया जाता है कि भाई ये जो क्या कहते हैं, ये कोर्स ऑफ एक्शन है, अगर ये कंप्लीट हो जाते हैं तो हमारी ये जो गोल है वो अचीव हो जाएगा। ठीक है, ये पूरी एक बिग पिक्चर दिखा रहे होते हैं कि भाई इतने इतने हमें कोर्स ऑफ एक्शंस लेने हैं। ठीक है, अब ये पहले पहले अभी तो ये भी डिजिटलाइज हो गया, ये भी कंप्यूटर पे आता है। अब पहले क्या होता था, पहले उनके पास एक बड़ा चार्ट बना हुआ होता था। ठीक है, पेपर चार्ट, वो पेपर खोल के दिखाते थे भाई ये देखो ये एक्शंस हैं, ये हमें लेने हैं, और ये जब हम एक्शंस कंप्लीट हो जाएंगे तभी हमारा गोल अचीव होगा। दूसरा आता है एचआर स्कोर कार्ड, अ प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस एंड फॉर अलाइनिंग all the employees with the key objective by assigning financial and non-financial goals, monitoring and assigning performance and quickly taking corrective actions। ठीक है, अब ये मैंने आपको बताया नॉन फाइनेंशियल क्या होगा रिकॉर्ड, कि परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस आप मेजर करो, इसमें आप फाइनेंशियल भी चीज़ें मेजर करते हो कि कितना बजट आया, किस टास्क को कंप्लीट करने में किस डिपार्टमेंट में कितना बजट लगाया। ठीक है, किस डिपार्टमेंट ने अफेक्टिवली उसको कंप्लीट किया। ठीक है, सो वो आपको क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव में आप न्यूमेरिकल डेटा में आपको दिखा रहा होता है कि भाई 68% इसका इतना परफॉर्मेंस कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब यही चीज़ वो दिखा रहा, डिजिटल डैशबोर्ड दिखा रहा होता है ग्राफ में। ठीक है, information technology tool that present the manager with desktop graph and charts, so he or she gets a picture of where the company has been and where it's going in term of each activities in the strategy map। ठीक है, सो ये हो गया हमारा। अब हम बात करेंगे हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम, HPWS, अ सेट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस दैट प्रमोट ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। ठीक है, अब ये क्या है, सेट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पॉलिसीज होती हैं और प्रैक्टिसेस होती हैं जो प्रमोट करती है ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस को। हाई परफॉर्मेंस ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस, पहला है ये पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस हैं। ठीक है, पहला है कि एम्फेसाइज द यूज ऑफ रेलिवेंट एचआर मैट्रिक्स, एम्फेसाइज करना यानी कि जोर देना। ठीक है, यानी कि रेलिवेंट एचआर मैट्रिक्स पे आप जोर दो और उनको एम्फेसाइज करो, उनकी फुल यूटिलाइजेशन करो। ठीक है, सेट आउट द थिंग्स दैट एचआर सिस्टम मस्ट टू बी बिकम एन HPWS। ठीक है, हाई परफॉर्मेंस वर्किंग सिस्टम करने के लिए जो भी थिंग्स HR सिस्टम को चाहिए वो करो। ठीक है, फोस्टर प्रैक्टिसेस दैट इनकरेज एम्प्लॉय सेल्फ मैनेजमेंट। ठीक है, ऐसी प्रैक्टिसेस अपनाओ जिससे एम्प्लॉयज जो है वो सेल्फ मैनेज, अपने आप को सेल्फ मैनेज कर ले, उनको मैनेज करने की ज़रूरत ना पड़े। Practice benchmarking to set goals and measure the notable performance differences required of an HPWS। ठीक है, अब बेंचमार्किंग कहते हैं स्टैंडर्ड्स को, कि स्टैंडर्ड सेट करो भाई, इतने स्टैंडर्ड्स तक या इतनी क्वालिटी में आपने काम करना है। स्टैंडर्ड्स इज ऑल अबाउट क्वालिटीज़। ठीक है, इतनी क्वालिटी में आपने काम करना है, और जो बेस्ट क्वालिटी है यानी कि जो बेस्ट परफॉर्मेंस है, उस परफॉर्मेंस से आप हर एम्प्लॉय को कंपेयर करो कि भाई आप देखो इस एम्प्लॉय ने इतना परफॉर्म किया, आपको भी इतना परफॉर्म करना है। ठीक है, सो दैट इज़ बेंच मार्किंग, कि आपने एक स्टैंडर्ड्स बना लिए कि इतने स्टैंडर्ड्स में आपने काम करना है। ठीक है, अब हम ये जो साइट पे लिखी हुई थ्योरी है वो पढ़ते हैं। हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम बिकेम पॉपुलर इन 1990 में पॉपुलर ऑफ फेस विद द ग्लोबल कंपटीशन, यूएस कंपनीज नीडेड वे टू इम्प्रूव quality, productivity, and responsiveness. Characteristic of high performance work organization include multi-skill work team, empowered frontline workers, extensive training, labor management, corporations, and commitment to quality and customer satisfaction. So that is end of our video.
and hope you have learned a lot from this video, and thank you very much for watching this video. Take care and Allah Hafiz.